हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस लॉ और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो आज सेकंड लास्ट लेक्चर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डाइपोल मोमेंट डिस्कस करके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को ओवर कर देंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स से। तो इसका थोड़ा सा आइडिया मैंने आप लोगों को दे दिया था लास्ट लेक्चर में, तो देखते हैं आखिर ये है क्या। ठीक है, कुछ नहीं यार, आपने देखा है ना इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस थी ना, लाइन्स ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्सेस, जो भी था वही होता है फ्लक्स। नहीं, देखो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। सपोज आपके पास यहाँ पे एक स्फीयर है और स्फीयर में एक प्लस क्यू चार्ज आपने रखा हुआ है। इस प्लस क्यू चार्ज से आपको पता है क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो निकलेंगे वो कितने निकलेंगे, नंबर ऑफ लाइन्स जो होंगे वो हमें पता नहीं है। उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। किसको, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यहाँ से बाहर निकलेंगे। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो ये जो फ्लक्स होता है इसको हम लोग फाई से डिफाइन करते हैं। सो फाई जो होता है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है सबसे पहली बात इलेक्ट्रिक फील्ड पे, कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा इंटेंस होगी, उतना ही ज्यादा फ्लक्स वहां से निकलेगा, है ना। तो मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। दूसरी चीज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, है ना। क्यों, क्योंकि भाई एरिया जितना ज्यादा होगा उतने ज्यादा लाइंस निकल पाएंगे। जैसे सपोज एरिया इतना छोटा है और इसमें चार्ज रखा हुआ है, तो ये देखो इतना ही निकल पाएगा, है ना। बट अगर एरिया मैं बड़ा कर दूं और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखूं, तो यहाँ से बहुत सारे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस निकल जाएंगे। तो मतलब फाई जो है वो डिपेंड करता है ई पर भी और ए पर भी। एक्चुअल में तो ऐसा डिफाइन नहीं किया आपकी टेक्स्ट बुक में, बट मैं इसको बता रहा हूँ इस तरीके से आपको। ठीक है, तो जो फाई होता है वो होता है ई डॉट ए। फाई इज नथिंग बट डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया। मतलब ये दोनों क्या है, वेक्टर हैं। आइला झटका लग गया, एरिया वेक्टर होता है, आज पता चला मेरे को, एरिया वेक्टर ही होता है। अभी तक आपको पता नहीं था, तो थोड़ा सा हम लोग एरिया वेक्टर के बारे में समझ लेते हैं कि आखिर एरिया वेक्टर होता कैसे है और इसका डायरेक्शन वगैरह क्या होता है। फिर हम लोग दोबारा से आएंगे इस टॉपिक पर। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है यार, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 50 मिनट लगेगा बस। ठीक है, नोट कर लो। चलो, कुछ है नहीं यार नोट करने को, क्या नोट करो इसमें, कुछ भी। ठीक है, सो एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका डायरेक्शन वगैरह हम कैसे देखते हैं, देखो जैसे सपोज आपके पास यहाँ पे एक पैरेललोग्राम है। इस पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो आप लोग जानते हो, बेस इनटू हाइट, है ना। ये हाइट हम लोग निकालते हैं और इसको बेस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही क्या होता है, इसका एरिया होता है। बेस इनटू हाइट क्या होता है, इसका एरिया होता है पैरेललोग्राम का, है ना। ए बी सी डी। अच्छा पैरेललोग्राम जाने दो, मैं मैथ्स आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ। एक्चुअली मैथ्स में पैरेललोग्राम से ही बताया जाता है, क्योंकि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना वो ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। जो आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं वो ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट करता है। कोई बात नहीं, हम रेक्टेंगल ले लेते हैं। तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ मान लो L है और जिसका ब्रेथ मान लो B है। ठीक है, साइड्स ले लो A B C D। तो जो आप एरिया निकालते हो ना, लेंथ इंटू ब्रेथ, वो एक्चुअल में आप करते हो क्रॉस प्रोडक्ट। तो मतलब आप करते हो AB क्रॉस AD, ये आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो, तब जाके आपको निकलता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। रेक्टेंगल का एरिया आप कैसे निकालते हो, क्रॉस प्रोडक्ट करके, AB क्रॉस AD। तो ये देखो आ जाएगा LB साइन थीटा। थीटा कितना है दोनों के बीच में, AB और AD के बीच में, AB और AD के बीच में देखो थीटा कितना है, 90 डिग्री। तो मतलब ये आ जाएगा LB साइन 90, मतलब ये आ जाएगा LB। मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ ही होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल चेंज नहीं हो जाएगा। डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में, राइट हैंड थंब रूल से। ये तो मेरा लेफ्ट हैंड है, ठीक है। तो इससे आप लोग कैसे निकालोगे, देखो AB से हम लोगों को AD की तरफ जाना है, तो इस तरीके से हम लोग अपना कर्ल करेंगे और देखो डायरेक्शन आएगा इनवर्ड्स, अंदर की तरफ। ठीक है, तो एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो या तो आउटवर्ड ले लो या तो इनवर्ड ले लो, बट परपेंडिकुलर टू द प्लेन लो। नहीं समझे, एरिया वेक्टर का, मेरी बात सुनो, एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो आप इनवर्ड भी ले सकते हो प्लस आउटवर्ड भी ले सकते हो। बस एक ही केस है, परपेंडिकुलर लेना, सरफेस के परपेंडिकुलर लेना। जैसे आप लोगों को मैं एक स्फीयर बना के दे दूं और मैं बोलूं इसका एरिया वेक्टर कहां पे आएगा, तो इसका एरिया वेक्टर देखो ऐसे आएगा। अगर कोई भी सर्कुलर सरफेस या स्फेरिकल सरफेस है ना, तो उसके लिए जो एरिया वेक्टर होता है वो रेडियस से पास होता है। कैसे, देखो अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करना चाहते हो ना स्फीयर पे, तो वो परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ होगा, और वो परपेंडिकुलर तभी होगा जब आप उसको रेडियस से पास कराओगे। आप चाहो कि ये रेडियस से पास ना हो और इस तरीके से बन जाए, तो ये परपेंडिकुलर नहीं आएगा।
हमेशा सर्कुलर केस में, जो केस में लूप बनता है, सर्कल रहता है, उस केस में हमेशा जो आप एरिया वेक्टर का मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, उस केस में हमेशा वो सेंटर से पास होगा, मतलब रेडियस से पास होगा वो, ठीक है। तो स्फीयर के लिए एरिया वेक्टर ऐसे आता है। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया आप आउटवर्ड भी ले सकते हो, इनवर्ड भी ले सकते हो, बट ये सिर्फ किसके लिए, 2D फिगर्स के लिए। 2D फिगर्स के लिए आप अलाउड हो, आप या तो आई कैप ले लो, माइनस आई कैप ले लो, दोनों चलेगा। अब ये आई कैप जे कैप कैसे आएगा, कुछ नहीं, यहीं पे एक्सिस बना दो। देखो ये एक्सिस हमने बना दिया, तो ये देखो ये आ गया जेड एक्सिस, ये आ गया वाई एक्सिस, ये आ गया एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस अब इस पे रख गया, ठीक है। तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, देखो वो थोड़ा सा मैंने पार्ट रफ कर दिया, ठीक है। क्या लिखा था मैंने, फाई इक्वल टू ई डॉट ए, और एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डिस्कशन हम लोग कर रहे थे। तो देखो अपन ऐसे किए ना, सॉरी ऐसे अपन किए ना, तो ये इनवर्ट्स आया, तो ऑब्वियसली यहाँ पे इसका डायरेक्शन कैसा है, अंदर की तरफ, और अंदर की तरफ कौन सा एक्सिस होता है, जेड एक्सिस होता है। उसको हम चाहिए तो आउटवर्ड भी ले सकते हैं, इनवर्ड भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। मतलब आप एल बी के कैप भी लिख सकते हो, या तो एल बी माइनस के कैप भी लिख सकते हो, दोनों से ही आंसर करेक्ट आएगा, ठीक है। तो दोनों तरफ का हम लोग कब ले सकते हैं, आउटवर्ड भी ले सकते हैं, इनवर्ड भी ले सकते हैं, कब, जब 2D फिगर हो। ये मैंने बताया ना, 2D फिगर हो तो हम इन या आउट दोनों ले सकते हैं, बट कैसा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर रहना चाहिए, ठीक है। स्फीयर का भी केस मैंने आप लोगों को बता दिया कि स्फीयर में भी अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो ऑब्वियसली वो सेंटर से पास होना चाहिए, और इसमें जानते ही हो, ठीक है। जैसे मैं सिलेंडर की बात करूं तो वो क्लोज्ड फिगर हो गया, तो उसकी बात अभी मैं नहीं करूंगा, अभी 2D फिगर्स की बात कर रहे हैं हम लोग। स्क्वायर की बात कर लो, स्क्वायर का भी ऐसा ही होगा। अच्छा, अगर क्रॉस प्रोडक्ट करते ब्रेथ इंटू लेंथ का, तब क्या होता, ब्रेथ इंटू लेंथ करते तो ऐसे आता, ब्रेथ इंटू लेंथ कर रहे हो ना, ऐसे आता या तो ऐसे जाता, बट हर ही तरफ बाहर की तरफ आता। अच्छा, बाहर की तरफ और अंदर की तरफ 2D फिगर में फर्क नहीं पड़ता एरिया का। 2D फिगर में आप के कैप ले लो, माइनस के कैप ले लो, आई कैप ले लो, माइनस आई कैप ले लो, जे कैप ले लो, माइनस जे कैप ले लो, सब में करेक्ट ही आएगा, ठीक है। तो एरिया वेक्टर के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आ गया। अभी सिर्फ इतना समझ लो कि एरिया वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन कहां होती है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। क्या बोला, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इनवर्ड या आउटवर्ड दोनों ले सकते हो। दूसरी बात, इसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, थंब रूल से निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है ना। एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, फाई ई डॉट ए होता है, और एरिया इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इतना समझ में आ गया ना, बस चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो यहाँ पे आपकी टेक्स्ट बुक में कैसे डिफाइन किया गया है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो होती है नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस, और नीचे एरिया इनक्लोज्ड बाय लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है। एरिया इनक्लोजिंग द लाइन ऑफ फोर्स, इसका एग्जांपल आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये वही है यार, ई वेक्टर इक्वल टू फाई बाय ए, ये भी वेक्टर ये भी वेक्टर, तो फाई आ जाएगा ई डॉट ए, है ना। तो फाई होता है ई ए कॉस थीटा, और जो फाई है वो एक स्केलर क्वांटिटी, तो इसका कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट अपन कर सकते हैं। अरे लाइन्स है यार, लाइन्स कैसी होती है, स्केलर ही होती है ना। तो इसका एग्जांपल आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है, ये कैसा सरफेस है, 2D सरफेस है, रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसी हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसी हैं, और इस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस तरीके से एरिया वेक्टर यहाँ पे बनाया है थीटा एंगल पर, ठीक है। तो एरिया वेक्टर को एस से बताया, हम लोग ए लिख रहे हैं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूज मत होना, ए ही कर देता हूं मैं। तो हम लोग एक्चुअल में करते क्या है, हम लोग एक्चुअल में ई का वो वाला कंपोनेंट लेते हैं जो एरिया के डायरेक्शन में। तो ई का ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा, ई कॉस थीटा, तो फॉर्मूला हो जाएगा ई कॉस थीटा इंटू ए, तो वही तो है ये, ई कॉस थीटा इंटू ए लिखो या फिर ये कॉस थीटा लिखो, बात तो वही है। तो फाई क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इस तरीके से इसको डिफाइन किया गया है। अब आगे इसको इंटीग्रेशन में कैसे डिफाइन किया गया वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, उससे पहले इसका यूनिट और डायमेंशन वगैरह हम लोग देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन होता है न्यूटन पर कूलम्ब, फोर्स अपॉन चार्ज होता है ना ये, तो न्यूटन पर कूलम्ब, और एरिया कैसा होता है, मीटर स्क्वायर। अच्छा, न्यूटन पर कूलम्ब से मीटर स्क्वायर रिलेट नहीं हो पा रहा है, तो वो वाला यूनिट ले लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और क्या होता था, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस, मतलब इसका वाला यूनिट हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। एरिया कैसा होता है, मीटर स्क्वायर, एक एम से एक एम कैंसिल हो गया, तो ये आ गया वोल्ट मीटर। तो फाई का एक और यूनिट क्या होता है, वोल्ट मीटर। अब इसका डायमेंशन निकालना है, कैसे निकालेंगे, W इज इक्वल्स टू वी क्यू से V आ जाएगा, V का डायमेंशन आ जाएगा, V का डायमेंशन होगा L2 M1 T-3 और A-1, है ना। अब उसमें L और जोड़ना है, तो मतलब ये आ जाएगा L3 T-3, नहीं ऐसे लिखो, L3 M1 T-3 A-1,
ये डायमेंशन होगा, किसका डायमेंशन होगा, फ्लक्स का। किसका डायमेंशन होगा, फ्लक्स का। ठीक है, तो आप लोगों को फ्लक्स फिलहाल समझ में आ गया है कि ये नंबर ऑफ लाइन्स ही होती हैं जो पास होती हैं किसी भी एक सरफेस से, एरिया से। इसको हम लोग लिखते हैं ई डॉट ए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया। इसको ये कॉस थीटा भी लिखते हैं, फिर इसकी यूनिट वगैरह ये है, डायमेंशन ये है। इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हो। ठीक है, चलिए, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कहानी तो आप लोगों को समझ में आ गई। अब थोड़ा सा हम लोग गॉस लॉ समझते हैं और इसका इंटीग्रल फॉर्म देखते हैं। इसका गॉस लॉ भी देखते हैं और इंटीग्रल फॉर्म भी देखते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो, ये एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर नहीं है। ये एरिया वेक्टर जो इन्होंने बनाया है वो परपेंडिकुलर यहाँ पे नहीं है, बट हम लोग थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि वैसा ही था। ठीक है, ई कॉस थीटा का फिर कंपोनेंट लिया और सॉल्व किया हम लोगों ने। चलिए आगे बढ़, चलिए अब डिस्कस करते हैं हम लोग थोड़ा सा इसका इंटीग्रल फॉर्म, जो कि इसका करेक्ट फॉर्म है। हमने बोला फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट ए, बट ये तभी ट्रू है जब आप लोगों का एरिया वगैरह सब कांस्टेंट हो। कैसे? एरिया कांस्टेंट का मतलब क्या है? देखो, मेरा मतलब ऐसा है कि जैसे मैं यहां पे एक ले लूं प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, और मुझे इसके लिए फाई निकालने को बोल दे, तो यार इस प्लस क्यू चार्ज जो स्फीयर के अंदर है, यहां पे आप लोग इसका एरिया क्या लिखोगे? 4 पाई आर स्क्वायर लिखोगे? सरफेस एरिया लिखोगे? नहीं। हमें क्या चाहिए रहता है? हमें चाहिए रहता है वो एरिया जिससे फील्ड लाइन पास हो रही है। तो भाई फील्ड लाइन यहां से भी पास हो रही है, यहां से भी पास हो रही है, यहां से भी पास हो रही है, परपेंडिकुलर है, बस इतना ध्यान में रखो। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा छोटे छोटे एरिया को लेके। छोटे छोटे एरिया को लेंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे। अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी बनेगी, और एरिया वेक्टर भी देखो इसी डायरेक्शन में है। मैंने बोला कि अगर स्फीयर वगैरह हो तो एरिया वेक्टर कैसा होता है? रेडियस से, सेंटर से पास होता है उससे। ठीक है, अच्छा, एरिया वेक्टर के बारे में एक खास बात, जो चीज मैंने आप लोगों से अभी तक छुपाई, एरिया वेक्टर में जब 2D रहता है तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला इन एंड आउट दोनों ले सकते हो, बस परपेंडिकुलर रहना चाहिए। बट एरिया वेक्टर के केस में जब 3D की बात होगी, 3D सरफेस का दूसरा नाम है क्लोज्ड सरफेस। मतलब सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, स्फीयर हो गया, ऐसे सरफेसेस जो क्लोज्ड हो, इनके केसेस में आप इन आउट दोनों नहीं ले सकते। ऐसे केस में सिर्फ आप आउटवर्ड वाला पार्ट लेंगे। ठीक है, मतलब जो बाहर की तरफ जा रहा है, इनवर्ड नहीं लेंगे, इनवर्ड वाला एरिया वेक्टर नहीं लेंगे। तो ये एरिया वेक्टर बाहर की तरफ जा रहा है तो इसको हम लोगों ने ले लिया। तो हमें क्या करना होगा? इस स्फीयर के छोटे छोटे टुकड़े लेने पड़ेंगे और फिर सबको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी फाई। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए। डीएस लिखा है आपकी टेक्स्ट बुक में, बट मैं डीए लिखता हूं आसानी के लिए। मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, बाद में देखेंगे। फिलहाल फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? इंटीग्रल ई डॉट डी ए। ये होता है इसका 100% करेक्ट फॉर्म। और यहाँ पे भी कंडीशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होनी चाहिए? यूनिफॉर्म होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अलग अलग रहेगी तो फिर आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे इंटीग्रेशन है ना, बाकी एरिया चेंज हो रहा है तो वो अलग है। ठीक है, तो ये होता है असली फॉर्मूला, मतलब छोटे छोटे एरिया को इंटीग्रेट करो, पूरा एरिया लो और जोड़ दो सबको, तो आपको फाई मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, अच्छा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो यहाँ पे फाई इक्वल टू आ जाएगा ई इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, और इंटीग्रेशन ऑफ डी ए क्या होगा? पूरा का पूरा इस स्फीयर का एरिया। इस स्फीयर के लिए हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो फाई इज इक्वल टू आ जाएगा ई का वैल्यू क्या होता है? के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो के क्यू बाय आर स्क्वायर, मान लेते हैं इस स्फीयर का जो रेडियस है वो आर है, तो आर पूरा हमें पता करना है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर। एरिया क्या होता है स्फीयर का? स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अभी आप बोलोगे कि यार मैं तो शुरू में ही बोल रहा था तुम्हें कि एरिया की वैल्यू डाल दो, सरफेस एरिया ले लेंगे क्योंकि पूरे सरफेस से निकल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नहीं, वो मुझे यहाँ पे आपको ये बताना था कि कंसेप्ट क्या है। ये कंसेप्ट ये है कि छोटे छोटे एरिया से जो आप लोगों को मिल रहा है फाई, सबको जोड़ डालो, आपको टोटल मिल जाएगा। ये कंसेप्ट है। अभी हम लोग इसका डेरिवेशन देख रहे हैं थोड़ा सा। के का वैल्यू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आर स्क्वायर है, यहाँ पे है क्यू, और ये है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो फाई की वैल्यू आ गई क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये होती है फाई की वैल्यू, और इसी चीज को हम बोलते हैं गॉस लॉ। इसी को हम क्या बोलते हैं? गॉस लॉ। क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। एक खास बात कि यहाँ पे जिस क्यू की बात हो रही है वो है इनसाइड, मतलब किसी भी सरफेस के अंदर कितने चार्जेस हैं सबको जोड़ दो, डिवाइड कर दो एप्सिलॉन नॉट से, आपको फाई मिल जाएगा। बात खत्म। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 × 10⁻12। ठीक है, मतलब जितना चार्ज इसमें है, कितना चार्ज है इसमें? एक ही चार्ज है, प्लस क्यू।
तो इसके लिए फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और यही क्या है, गॉस लॉ है। तो हमने शुरुआत की इलेक्ट्रिक फ्लक्स से और हम लोग यहाँ पे पहुंच गए। तो फ्लक्स के क्वेश्चंस आप लोगों को कैसे कैसे आ सकते हैं उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ये आप लोगों का गॉस लॉ है। गॉस लॉ समझा ना कैसे निकाला हम लोगों ने, के क्यू बाय आर स्क्वायर, ई का वैल्यू डाला, के का वैल्यू डाला, कैंसिलेशन वगैरह वगैरह किया, फाई का वैल्यू आ गया क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया गॉस लॉ, ठीक है। चलिए, इसको फाई ई भी बोलते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये फाई क्या है, फ्लक्स, और ये क्या है, इलेक्ट्रिक। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग फाई ई भी लिखते हैं, जिसकी वैल्यू क्या होती है, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। आगे बढ़ते हैं, ये गॉस लॉ हो गया और ये छोटा सा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो गॉस लॉ क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो होता है टोटल चार्जेस इनसाइड द स्फीयर, या फिर जो भी चीज़ है उसके अंदर के टोटल चार्जेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसी का प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन देख लेते हैं। भाई एक ऐसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, वैसे ये प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। हम सिद्धांतों की बात कर रहे हैं तो प्रिंसिपल होगा प्रिंसिपल, पहले के टाइम में लोग टेबल ऐसा कुछ बोला करते थे। सो वैसे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है कि जितने चार्जेस अंदर हो सबको जोड़ डालो। जैसे अभी तो एक चार्ज है ना, अभी हमने जो स्फीयर देखा उसमें सिर्फ एक चार्ज है, बट अगर अभी यहाँ पे Q1 हो, एक Q2 हो, एक Q3 हो, तो क्या करोगे, टोटल फ्लक्स के लिए Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट प्लस Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट प्लस Q3 बाय एप्सिलॉन नॉट प्लस डॉट 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 डॉट, जितना मतलब Q4 Q5 Q6 जितने रहेंगे सबको जोड़ डालो कहाँ तक, Qn तक, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फाई ई क्या आ जाएगा, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट ले लो कॉमन, इसको लिख सकते हो समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n Q, मतलब जितने Q हैं सबको जोड़ डालो। या फिर इसको टेक्स्ट बुक में ऐसा लिख के दिया हुआ है, I इज इक्वल्स टू 1 to n Q बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये I। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है समेशन, ठीक है। I इज इक्वल्स टू 1 to n मतलब Q, I की जगह 1 रखो, समेशन मतलब फिर जोड़ो, I की जगह फिर 2 रखो फिर जोड़ो, 3 रखो फिर जोड़ो, n रखो फिर जोड़ो, ठीक है। मतलब जहां तक भी आपको लेकर जाना है। अभी अगर I इज इक्वल्स टू 1 to 5 लिख दूं तो आपको Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट, Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट, Q3 बाय एप्सिलॉन नॉट, Q4 बाय एप्सिलॉन नॉट, Q5 बाय एप्सिलॉन नॉट, यहाँ तक जाना पड़ेगा। तो ये टोटल फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। चलिए, स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ है, उसके बाद गॉस लॉ के एप्लीकेशन दिए हुए, फिर गॉसियन सरफेस दिया हुआ है, ठीक है। उससे पहले आप लोगों को कुछ चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। फ्लक्स ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के कारण फ्लक्स कैसा आता है, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण फ्लक्स ऐसा आता है। नेगेटिव चार्ज के कारण फ्लक्स कैसा आता है, नेगेटिव चार्ज के कारण फ्लक्स ऐसा आता है, ठीक है। यहाँ पे मैं वो चीज़ बना नहीं रहा हूँ जो चीज़ यहाँ पे बनाई हुई है, जो भी 3D ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऐसा एक ऑब्जेक्ट है, ये बना दिया मैंने, चलो ठीक है। और फिर ये बोलता है कि अगर किसी भी सरफेस के बाहर कोई चार्ज रखा है, याद रखना क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड सरफेस, क्योंकि इसको हम लोग ऐसा भी लिखते हैं, देखो फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ई डॉट डी ए। यहाँ पे ये गोला बनाते हैं, गोला बनाने का मतलब क्या होता है, क्लोज्ड सरफेस की बात हो रही है, तो क्लोज्ड सरफेस पे गॉस लॉ लगता है हमेशा, ठीक है। अगर मैं इसके बाहर कोई प्लस क्यू चार्ज रख दूं तो इसके कारण कोई फ्लक्स नहीं आएगा इसमें, क्योंकि हम बात करते हैं क्यू इनसाइड की, क्यू इनसाइड की, और क्यू इनसाइड कितना है यहाँ पे देखो, क्यू इनसाइड कितना है 0, तो इसका मतलब फाई भी कितना आएगा, वहाँ पे 0 आएगा। बाहर आप कितने भी चार्ज रख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनसाइड में 0 है तो पूरा 0 आएगा, इनसाइड में 1 है तो 1 क्यू, मतलब Q बाय एप्सिलॉन नॉट, इनसाइड में 3 चार्ज है तो Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट, Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट, Q3 बाय एप्सिलॉन नॉट, बोले तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अच्छा, अगर कुछ चार्जेस अंदर कुछ चार्जेस बाहर हैं तो क्या करेंगे, तो भी सिर्फ उन्हीं चार्जेस को लेंगे जो अंदर हैं, उन्हीं चार्जेस को लेंगे जो अंदर हैं, ठीक है। समझ में आ गया, इतना क्लियर हो गया ये सब। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए, सो यहाँ पे आप लोगों को स्टेटमेंट दिया है गॉस लॉ का, स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ। The flux of the net electric field, flux of the net electric field through a closed surface equals the net charge enclosed by the surface enclosed by the surface divided by epsilon naught।
ठीक है, तो ये गॉस लॉ लिखने आया तो ये स्टेटमेंट आप लोग लिख देना। ठीक है, मतलब ये यही बोलता है कि इंटीग्रल ई डॉट डी एस इक्वल होता है क्लोज्ड सरफेस के लिए क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये क्यू एक चार्ज नहीं है, ये टोटल चार्ज है। इस क्यू का वैल्यू वो होगा जितने चार्जेस होंगे अंदर। ठीक है, टोटल चार्ज इनसाइड। और एक बात, गॉस लॉ इज ओनली एप्लीकेबल टू एनी क्लोज्ड सरफेस। गॉस लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, एप्लीकेबल फॉर क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, तो ये हो गया गॉस लॉ का स्टेटमेंट, ये हो गया उसका मतलब। और ये चीज़ ध्यान में रखना कि क्लोज्ड सरफेस है तभी आप गॉस लॉ लगा सकते हो। मतलब जैसे मैं आपको बोलूँ कि यार ये आपके पास एक कोन है और इस कोन पे यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, बताओ यहाँ पे फ्लक्स कितना आएगा, तो आप बोलोगे फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, जबकि ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये चार्ज जो है ये क्लोज्ड थोड़ी ना है। अच्छा, अगर इस चार्ज को हमें क्लोज करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये कोन है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा है, अगर हमें इसको क्लोज करना है तो हमें यहाँ पे बनाने होंगे ढेर सारे कोन्स। ढेर सारे कोन्स मतलब एक कोन ऐसा, फिर एक कोन ऐसा, फिर एक कोन ऐसा, फिर एक कोन ऐसा, 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 ऐसा। तो ये ढेर सारे कोन्स हो गए। और ये ढेर सारे कोन्स स्फीयर की तरह नहीं लग रहे, तो एक्चुअल में हम लोग स्फीयर ही बनाते, कोन्स नहीं बनाते। ठीक है, उसमें मजे ले रहा था। तो कभी भी अगर आप लोगों को फ्लक्स निकालने बोल दे उस प्लेस के लिए जहां पे आप लोगों को क्लोज्ड सरफेस ना हो, तो सोचो कि इसको क्लोज कैसे करेंगे। जैसे मैं आपको बोलूं, यहाँ पे आपके पास एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर के सरफेस पे यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज रखा है, आपको बताना है यहाँ पे फ्लक्स कितना आएगा। तो आप यहाँ पे फ्लक्स नहीं बता सकते, सपोज इसका लेंथ है L/2, तो आप क्या करोगे, इस सिलेंडर को पूरा करोगे। ये सिलेंडर कर दिया मैंने पूरा। ठीक है, अब तो ये अंदर हो गया, क्लोज्ड हो गया, तो मतलब क्यू कितना आ जाएगा, सॉरी फाई कितना आ जाएगा, फाई इनसाइड, सॉरी फाई ई आ जाएगा आपका क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। बट ये तो पूरे सिलेंडर के लिए आ गया, आधे सिलेंडर के लिए बात करें तो क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब हाफ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया क्यू और ये हो गया 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये आधा हो जाएगा एक्चुअल में बाद में। समझ में आया। कभी भी क्या करने का, अगर आप लोगों को क्लोज्ड सरफेस ना दिया हो तो ये सोचो कि उसको क्लोज कैसे करेंगे। अच्छा, एक और देखो, जैसे आपके पास यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे एक चार्ज रखा है प्लस क्यू का, इस पे आप लोगों को पूछ लिया नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो क्या करोगे, इसको क्लोज करने की कोशिश करेंगे। अब इसको क्लोज करने के लिए आप लोगों को यूज करने पड़ेंगे टोटल 8 क्यूब्स। एक ऊपर रखोगे, एक इधर रखोगे, एक पीछे रखोगे, एक इधर रखोगे, एक इधर, एक इधर, ऐसे तरीके से आपको 8 क्यूब्स रखने पड़ेंगे, तब जाके ये क्लोज होगा। और जब ये क्लोज हो जाएगा तो टोटल क्यू कितना आएगा, मतलब टोटल फ्लक्स कितना आएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और क्योंकि यहाँ पे आपने 8 क्यूब यूज किए हैं तो 8 पार्ट्स इसके अलग अलग होंगे, तो जो एक क्यूब पर ये इतना ही है ना, बाकी सारे तो आपने इमेजिनरी बनाए। इस चार्ज को क्लोज करने के लिए आपने बाकी सारे क्यूब्स इमेजिनरी बनाए, था तो बस एक ही, तो सारे इमेजिनरी के लिए क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है, बट उन सभी को हटा दो, 8 को हटा दो, तो फाई कितना आ जाएगा, क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इस तरीके से करते क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। तो कभी भी क्लोज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि यार किससे इसको क्लोज हम लोग कर सकते हैं। जैसे अभी कोई चार्ज मैं ऐसे ही आप लोगों को दे दूं, भाई ये प्लस क्यू चार्ज रखा है, फ्लक्स बता, तो तुम क्या करोगे, इमेजिनरी स्फीयर बना दोगे, क्लोज हो गया। खैर इसका फ्लक्स नहीं बता पाओगे क्योंकि ऐसे ही रखा हुआ था। ठीक है, मतलब कुछ तो रहना चाहिए वहाँ पे जिससे थोड़ा बहुत वो रहेगी, ताकि वहाँ पे हम लोग सोच सके। जैसे कोन है तो स्फीयर बना दो, आधा सिलेंडर है पूरा सिलेंडर बना दो, स्क्वायर है तो 8 क्यूब्स रख दो, मतलब क्यूब है तो 8 क्यूब्स रख दो इधर उधर से। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे एक न्यूमेरिकल आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन ऐसा है कि आप लोगों को चार्ज दिया है 5 कूलम और वो रखा है सेंटर ऑफ स्फीयर पे जिसका रेडियस है 1 मीटर, कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, कंसेप्ट क्लियर कर देगा। देखो चलिए, तो क्वेश्चन में बोला है कि अगर एक स्फीयर है जिसका रेडियस 1 मीटर है, ये स्फीयर है जिसका रेडियस 1 मीटर है और इसके सेंटर पे +5 कूलम का चार्ज रखा हुआ है, तो कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा। तो फ्लक्स निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, E A cos थीटा, cos 90 तो 0 हो जाएगा, सॉरी cos 0 तो 1 हो जाएगा, क्योंकि यार देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन ऐसा है और एरिया वेक्टर भी ऐसा ही होगा, है ना, परपेंडिकुलर, तो cos 0 आएगा यहाँ पे। एरिया कितना होगा, 4πr², E का वैल्यू क्या होगा, KQ/r², है ना, मतलब 9 × 10⁹ और r² मतलब 1 का स्क्वायर, एरिया होगा 4πr², r² मतलब रेडियस का स्क्वायर, तो ये भी हो गया 1 का स्क्वायर। तो आंसर आ गया 36 × 10⁹ क्यू तो रखा ही नहीं, क्यू भी रखना था 5।
अब ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ गलती कर दी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ के क्यू बाय आर स्क्वायर, के इतना है, क्यू इतना है, आर स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। अच्छा 4 पाई की वैल्यू जब हम लोग डालेंगे 9 4 जा 36, 36 5 जा और पाई की वैल्यू 3.14, तो 5 इंटू 3.14 आ जाएगा ठीक है 15 के अराउंड आएगा ये, कुछ 15 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो उसको जब आप 36 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36 15 जाए, ये नियरली 5.65 इंटू 10⁻11 आएगा वोल्ट मीटर। क्या है ये? फाई है। अच्छा अब यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसका रेडियस डबल कर दिया गया, मतलब इसका रेडियस अभी हो गया 2 मीटर। ठीक है भाई, ये रेडियस हो गया 2 मीटर, चार्ज अभी भी +5 कूलम भी है। आप बताओ फाई कितना होगा? तो फाई फिर से होगा ई कितना है भाई? के क्यू बाय आर स्क्वायर, के कितना 9 इंटू 10⁻9, आर कितना आपकी बार 2, तो 2 का स्क्वायर, एरिया कितना 4 पाई आर स्क्वायर, आर कितना है अपना 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर देखो कैंसिल हो गया, आंसर अभी भी वही आ रहा है 9 4 जा 36। अरे क्यू लिखना भूल जाता हूँ मैं, क्यू यहाँ पे 5 है ना, देखो पिछली बार भी भूला था। 36 इंटू 5 इंटू 3.14 इंटू 10⁻9, इसको जब आप रिजॉल्व करोगे तो फिर से आंसर आएगा 5.65 इंटू 10⁻11 वोल्ट मीटर। तो यार दिक्कत यहाँ पे बस इतनी है, मतलब कंसेप्ट बस यहाँ पे इतना ही है कि आप रेडियस को भले ही कितना भी ज़्यादा करो बट फ्लक्स उतना ही वहाँ से निकलेगा। अब यहाँ पे देखो 2 कर दिया आपने तो भी उतना ही निकला, 3 कर दोगे, 4 कर दोगे, 5 कर दोगे, इन्फिनिटी कर दोगे तो भी उतना ही फ्लक्स निकलेगा। कहने का मतलब ये है कि सपोज ये छोटा स्फीयर है, इसके बाद ये बड़ा स्फीयर है, इस 2 मीटर वाले स्फीयर के अंदर एक और छोटा स्फीयर है, तो यहाँ पे जो +5 कूलम रखा हुआ था, इससे जो यहाँ से फ्लक्स निकला वही फ्लक्स यहाँ से भी निकलेगा, वही फ्लक्स यहाँ से भी निकलेगा, फ्लक्स रिमेन्स अनचेंज्ड। ये कंसेप्ट था इस क्वेश्चन का। अच्छा इसको ऐसे भी तो कर सकते थे, फाई इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, बेशक कर सकते थे। ये सब क्या, ये सब टेक्स्टुअल है यार, ना समझ है कुछ नहीं। ठीक है देखो इससे करते, क्यू कितना है 5, एप्सिलॉन नॉट कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ऊपर जाएगा तो 5 इंटू 10⁻12 और नीचे 8.85। 5 को जरा 8 से काट दो, 5 को 9 से काटो, कितना आएगा 0.5 और 0.5 और यहाँ पे 10⁻12 है तो 0.1 आगे कर दो तो 5 इंटू 10⁻11 तो डायरेक्टली इस फॉर्मूले से भी आप कर सकते थे। ठीक है, टेक्स्टुअल वाले ऐसे मेरा भी दिमाग खराब कर दिया। ठीक है, कंसेप्ट यहाँ पे ये निकला कि जो फ्लक्स होता है वो अनचेंज रहता है, भले ही आप रेडियस कितना भी बढ़ाते जाओ। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इससे हमें क्या समझ में आया कि जो फ्लक्स होता है ये डिपेंड नहीं करता है, फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन साइज और शेप ऑफ अ क्लोज्ड स्फीयर, सॉरी क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, अगर वो क्लोज्ड सरफेस है बस उतना काफ़ी है, बाकी वो कोन हो, क्यूबॉइड हो, क्यूब हो, सिलेंडर हो, स्फीयर हो, हेमीस्फीयर हो, कुछ भी रहने दो, फर्क ही नहीं पड़ता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर +q चार्ज रखा है तो यहाँ पर भी जो फाई होगा वो भी q बाय एप्सिलॉन नॉट ही होगा, और यहाँ पर जो कोन रखा हुआ है यहाँ पर अगर +q चार्ज है तो यहाँ पर भी फाई जो होगा वो q बाय एप्सिलॉन नॉट ही होगा। अगर यहाँ पर सिलेंडर रखा हुआ है और इसमें भी कोई चार्ज रखा हुआ है +q का, तो यहाँ पर भी जो फाई होगा वो q बाय एप्सिलॉन नॉट ही होगा। मतलब ये बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होगा साइज या शेप से, सभी के लिए ये एक समान रहेगा। ठीक है, शेप इरेगुलर रहेगा तो भी वही रहेगा, मतलब जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी अमीबा बना देते हैं, चलो इरेगुलर शेप की बात आती है तो हमेशा टीचर्स अमीबा बनाते हैं, स्पेशली फिजिक्स के। ठीक है, यहाँ पे रख दो +q चार्ज, तो यहाँ पर भी जो टोटल फाई आएगा वो भी q बाय एप्सिलॉन नॉट ही होगा। अब मुझे एक बात बताओ, इसको अगर मैथमेटिकली निकालने जाते तो कैसे निकालते? अगर यहाँ पे आप मैथमेटिकली निकालने जाते तो यार आप यहाँ का एरिया लेते, फिर यहाँ का एरिया, मतलब ये क्या है, ये शेप ही कुछ नहीं है तो इसका एरिया आप कैसे ले पाते? बहुत डिफिकल्ट था, होता ही नहीं, इसीलिए तो गॉस लॉ है, गॉस लॉ इसीलिए है। ठीक है, तो चिंदी बना दिया इसने देखो आपके लिए। ठीक है, अभी थोड़ा सा गॉसियन सरफेस का कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट को अब हम लोग देख लेते हैं। बाकी आपको गॉस लॉ समझ में आ गया ना, क्वेश्चंस कैसे कैसे आ सकते हैं। एक्चुअल में आपको गॉस लॉ इस साल दिया है और इसका एप्लीकेशन अगले साल दिया हुआ है, तो एक्चुअली गॉस लॉ का यूज़ कैसे होता है और कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं अलग अलग चीज़ों का इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस लॉ की हेल्प से, वो आपको अगले साल में टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। तो इसलिए मैं यहाँ पे उसके ऊपर कुछ आपको बता नहीं रहा हूँ, मैंने बस आपको लॉ बता दिया, कैसे यूज़ करते हैं वो बता दिया। कैसे यूज़ करते हैं वो तो मैंने आपको बताया कि अगर किसी के सरफेस पे रखा है तो वहाँ पे ऐसा फिगर इमेजिन करो कि वो कंप्लीट हो जाए, सरफेस क्लोज्ड सरफेस कोई अच्छा सा बन जाए, है ना। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे क्यूब के ऊपर रखा हुआ है या फिर आधे सिलेंडर पर रखा है तो पूरा सिलेंडर करो। अच्छा एक और चीज़ है कि यार अगर यहाँ पे हेमीस्फीयर है और इस हेमीस्फीयर के ऊपर +q चार्ज रखा और इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा है
नहीं बता सकते हम, क्योंकि सरफेस पर रखा हुआ है, इनसाइड रहना चाहिए, तो हम क्लोज करेंगे इसको। क्लोज्ड सरफेस नहीं है ना, चलो क्लोज कर दिया। अब क्लोज करने के बाद ये बन गया एक स्फीयर। स्फीयर है तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, बट हेमिस्फीयर है तो आधा कर दो, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो हेमिस्फीयर के लिए क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, स्फीयर के लिए क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरीके से गॉस लॉ का एप्लीकेशन होता है। बाकी इसके ऊपर न्यूमेरिकल वगैरह ऐसे नहीं आते हैं, बट इसका एप्लीकेशन अगले साल आपको आएगा, जो कि काफी ज्यादा आईएमपी है। अब गॉसियन सरफेस होने का जो कंडीशन होता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये चीज नोट कर लेना, काफी ज्यादा आईएमपी है। चलिए, सो हम लोग देखते हैं गॉसियन सरफेस के बारे में। गॉसियन सरफेस मतलब ऐसी सरफेसेस जो गॉस लॉ को फॉलो करें। गॉसियन सरफेस, इसकी कंडीशंस हमें देखनी है कि क्या क्या कंडीशंस हैं कि उस पर हम लोग गॉस लॉ लगा पाएं। ऐसा थोड़ी है कि मतलब किसी पे भी गॉस लॉ लगा दोगे, ठीक है, आपको कुछ कंडीशंस पता रहनी चाहिए। सबसे पहली बात, जो गॉसियन स्फीयर होती है ना, ये प्योरली इमेजिनरी होती है। इट इज प्योरली इमेजिनरी एंड डज नॉट एग्जिस्ट फॉर रियल। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि मैं आपको एक लाके फुटबॉल दूं और बोलूं ये गॉसियन स्फीयर है, चल इसमें डाल तू चार्ज और फिर निकाल फाई, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इट इज प्योरली इमेजिनरी एंड डज नॉट एग्जिस्ट इन रियल। फिजिकली बोला है तो डज नॉट एग्जिस्ट फिजिकली। समझ में आ गया, गॉसियन इस सरफेस जो है वो एक इमेजिनरी कंसेप्ट है। कंसेप्ट तो सही है, ठीक है, बट इमेजिनरी चीज है, ये असली में एग्जिस्ट नहीं करती है। सबसे पहली कंडीशन क्या है, इट मस्ट बी सिमेट्रिक अराउंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अराउंड ये कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। इट मतलब क्या, गॉसियन सरफेस। दूसरा, द इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी सिमेट्रिक एट ऑल पॉइंट्स। ये तो लाजमी सी बात है कि यार जहां पे भी जहां पे आप लोगों को निकाला है वहां से सेम इलेक्ट्रिक फील्ड पास होनी चाहिए, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी। मस्ट बी सिमेट्रिक एट ऑल पॉइंट्स। तीसरी बात, द थीटा मस्ट बी सेम। थीटा किसके बीच का, बिटवीन ई एंड ए। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का जो थीटा है वो हमेशा सेम रहना चाहिए हर एक पॉइंट पे। देखो, सेकंड कंडीशन यहाँ पे अगर सेटिस्फाई नहीं भी हुई तो भी आप गॉस लॉ लगा सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिक नहीं हुई तो भी लगा सकते हो, बट उसके लिए आप लोगों को अलग अलग अरेंज करना पड़ेगा। जहां पे एक जैसी है उसका अलग, जहां पे एक जैसी है उसका अलग, जहां पे एक जैसी है उसका अलग, सबको जोड़ो। बट मुश्किल है यार, वो नहीं कर सकते हम लोग, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिक रहनी ही चाहिए अगर सॉल्व करना है। तीसरी चीज, द थीटा बिटवीन ई एंड ए मस्ट बी सेम एट ऑल पॉइंट्स, ठीक है। चौथा, द गॉसियन सरफेस शुड नॉट पास थ्रू एनी चार्ज। मतलब गॉसियन सरफेस पे कोई भी चार्ज नहीं होना चाहिए, पास थ्रू एनी चार्ज। मेरी बात समझ रहे हो? जैसे मैं अभी कोन का एग्जांपल दिया था, ये कोन है और यहाँ पे मैंने रख दिया प्लस क्यू चार्ज, तो ये क्या हो गया, इसके कोन पर ये प्लस क्यू चार्ज आ गया, मतलब एक तरीके से ये इससे पास हो रहा है। तो ये चीज़ हम लोग नहीं कर सकते। पास बोल दो, इंटरसेक्ट बोल दो, या डायरेक्टली बोल दो कि सरफेस पे नहीं रह सकता कोई भी चार्ज। तो ये चीज़ें नहीं रहनी चाहिए, ठीक है, ये चीज़ें रहनी चाहिए, ऊपर का 3, और चौथी चीज़ नहीं रहनी चाहिए। ये सारी कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई तो उसको हम नाम देंगे गॉसियन सरफेस, और वहाँ पे हम लगा पाएंगे अपना गॉस लॉ, ठीक है। गॉस लॉ क्या बोलता है, गॉस लॉ बोलता है इंटीग्रल ऑफ ई डी एस इक्वल्स टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। समझ में आ गया। फॉर अ क्लोज्ड सरफेस, सरफेस मस्ट बी क्लोज्ड, ये तो सबसे पहली कंडीशन है, ठीक है। तो उसको मैं लिख ही देता हूं यार, सरफेस मस्ट बी क्लोज्ड, ठीक है। चलिए, सो क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इंटीग्रल ई डी एस, ठीक है। चलिए, तो ये कंडीशन से इनको याद रख सकते हो आप लोग, नेक्स्ट ईयर ही काम आएंगी। इस साल आपको देखो इसमें से कुछ भी काम नहीं आने वाला है, कुछ भी काम नहीं आने वाला है। गॉस लॉ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टेटमेंट पूछेगा बस बोर्ड में, हाँ। बाकी एंट्रेंस लेवल पर भी मैं कुछ इसमें नहीं बता सकता आपको। क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि यार इसके एप्लीकेशन आप नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे, इससे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हो आप नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे। फिलहाल मैंने आपको बता ही दिया कि सरफेस को कंप्लीट करोगे और फिर सॉल्व करोगे, है ना। बट वैसे क्वेश्चन नहीं आते, थोड़े अलग टाइप के आते हैं। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक से मैंने पीवाईक्यू इसीलिए नहीं कराया, अभी आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी कराऊंगा, देखो फिर पीवाईक्यू की बारिश होगी, बट इसमें नहीं करा पाया। क्यों? वही रीज़न है, ठीक है। चलिए, सो इस क्वेश्चन को देख लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
चलिए, तो अभी हम लोग बात करते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, जो कि लास्ट टॉपिक है। ठीक है, चैप्टर का तो लास्ट टॉपिक है, बट अभी हम लोगों का डाइपोल मोमेंट बचा हुआ है, तो अगले लेक्चर में कराएंगे, उसके बाद ही चैप्टर खत्म करेंगे, है ना। चलिए, तो आप चलाते बहुत हो आदत पड़ गई यार। चलिए चलिए चलिए, ठीक है ठीक है ना। बहुत सारे टीचर्स की आदत होती है, जैसे कुछ टीचर्स की आदत होती है, ठीक है ठीक है ठीक है, अरे ठीक है ना, है ना। और भी क्या, और भी बहुत सारी होती है, लेक्चर के बीच में अलग अलग डायलॉग्स होते हैं ना, तो चलते रहता है यार। इसको मतलब इरिटेटिंग नहीं फील करने का कभी कभी होता है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे नहीं होता है। मतलब जब टीचर्स ऐसा कुछ करते तो मुझे नहीं होता है ऐसा फील इरिटेटिंग, बट हाँ, अगर टीचर की आवाज़ मेरे जैसी हो, गड़बड़ हो, तो फिर फील हो सकता है। ठीक है, सो हमें पढ़ना है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यार 3 टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन हमें पढ़ना है। पहला हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़नी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी पढ़नी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पढ़नी है। इसका मतलब बस कंसेप्ट जानना है और कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि इसका भी यूज़ आपको अगले साल है इस साल मतलब सिर्फ इन्होंने इसीलिए दे दिया ताकि बच्चे टाइम पास में पढ़ लें, फिर पढ़ाने में भी मज़ा नहीं आता है। देखो, मैं चाहूँ तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको पढ़ा सकता हूँ, बट दिक्कत क्या है, ये चैनल थोड़ा सा एमएच बोर्ड की ओर ओरिएंटेड है ना, तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ें नहीं बता सकता आपको, तो अलग अलग ही पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। खैर, सिर्फ यही चैप्टर ऐसा है, बाकी करंट वारंट में मैंने ऐसा प्लान किया है ना कि भले उन्होंने कुछ चीज़ें 12वीं में डाली है, बट वैसा आपको कुछ भी फील नहीं होगा। आपको फील होगा 11वीं का करंट इलेक्ट्रिसिटी अलग था, आपकी साल अलग है। ठीक है, सबसे पहला आता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब आप लोगों को कोई भी मतलब एक रॉड वगैरह दे दिया जाए, जैसे एक थिन रॉड दे दिया जाए या फिर थिन नाइलॉन थ्रेड दे दिया जाए, तो उस पर यूनिफॉर्मली अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लैम्बडा से, और इसको लिखते हैं Q/L। मतलब Q इक्वल टू होता है लैम्बडा L। ठीक है, मतलब जैसे मैं एक कोई भी थ्रेड ले लूँ या कोई भी छोटा सा बहुत ही पतला सा, जिसका मतलब एरिया नेग्लिजिबल हो जाए, मतलब अगर मैं लेंथ ले लूँ 100 मीटर और ब्रेथ ले लूँ 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर ब्रेथ है और लेंथ है 100 मीटर, तो ये धागा ही हो सकता है। ठीक है, तो इसका अगर मैं एरिया निकालूंगा तो लेंथ इंटू ब्रेथ बोलो कितना है, 1 मिलीमीटर। अच्छा, ये 10 मीटर ले लो, ठीक है, चलो 10 मीटर ले लिया, तो 10 मीटर, ये 1 मिलीमीटर मतलब 10⁻⁻3, तो एरिया आ जाएगा 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। ये एरिया कितना है, 0.01, मतलब नेग्लिजिबल है। तो ऐसी चीज़ों की यहाँ पे बात होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी में। कोई धागा हो गया, कोई बहुत 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 पतला रॉड हो गया, ये तो बहुत मोटा है। ठीक है, तो इसके ऊपर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी जो होती है, जो लैम्बडा होता है, उसको हम लिखते हैं Q/L। ठीक है, तो Q इक्वल टू क्या आएगा, लैम्बडा L। अच्छा, अगर कभी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो Q इक्वल टू हम लिखते हैं लैम्बडा DL। छोटे छोटे पार्ट्स को लो, इंटीग्रेट कर दो, काम खत्म। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स को लो और इंटीग्रेट मार दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। B आता है आप लोगों का सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्बडा से, इसका यूनिट होता है कूलम्ब पर मीटर। दूसरा आता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा, एंड सिग्मा इज रिटन एज चार्ज पर यूनिट एरिया। मतलब वही बात होगी, थिन रॉड की जगह अगर मोटा रॉड आ गया, ऐसा कुछ आ गया, तो इसका कुछ ना कुछ एरिया भी होगा और इसमें कुछ ना कुछ चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सिग्मा इक्वल टू आएगा Q/A। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो Q इक्वल्स टू क्या आएगा, सिग्मा A। Q इक्वल्स टू क्या आएगा, सिग्मा A। अच्छा, अगर नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है तो, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है तो Q इक्वल टू आएगा सिग्मा DA। छोटा छोटा एरिया लो, छोटा छोटा एरिया लेके इंटीग्रेट मार दो तो ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए यूनिट बताइए। यूनिट होगा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, cm²। ठीक है, C आता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आप समझ गए होगे कि अगर कोई ऐसा सरफेस आ गया जो 2D ना होकर 3D है, जैसे कोई सिलेंडर आ गया, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इट इज रिटन एज Q/V। इसका यूनिट भी समझ गए होगे, कूलम्ब पर मीटर क्यूब। मतलब जैसे आप लोगों को मैं दे दूँ एक सिलेंडर, सिलेंडर का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है, कितना होता है सिलेंडर का वॉल्यूम, πr² H।
ठीक है। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अगर ये इसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो सिंपली आप लोग ये निकाल सकते हो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी Q बाय V से, ठीक है। बट अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म अगर डिस्ट्रीब्यूशन है तो आप लोग लिखोगे Q इक्वल टू रो डी वी। छोटा छोटा वॉल्यूम लोगे और छोटे छोटे वॉल्यूम के साथ चार्ज को लेके आप लोग सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों का पूरा कंसेप्ट था। ये डी क्यू कर सकते हो आप इसको, डी क्यू टेक्स्ट बुक में ऐसा ही दिया हुआ है। एक्चुअल में अगर क्यू लिखना है ना तो यहाँ पे इंटीग्रेशन डालना पड़ेगा, बट हम लोग इंटीग्रेशन नहीं डाल रहे तो डी क्यू लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, सो ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था। अब इसमें डाइपोल मोमेंट रह गया जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को अच्छे से करा दूंगा। आज हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है E इंटू ए कॉस थीटा, मतलब E डॉट ए। दूसरा चीज हमने पढ़ा गॉस लॉ। गॉस लॉ होता है इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई या फिर इंटीग्रेशन ई डी एस इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तीसरा चीज पढ़ा हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें 3 टाइप है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा Q बाय एल, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा Q बाय ए, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, अरे ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल्स टू Q बाय V, ठीक है। तो ये 3 चीजें हम लोगों ने आज डिस्कस की। तो इन तीनों चीजों को अच्छे से ध्यान में रखना, नेक्स्ट ईयर आपको काम आने वाली हैं। चाहे वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो, चाहे आपको गॉस लॉ हो, सबके एप्लीकेशन वगैरह आपको नेक्स्ट ईयर अच्छे से मिलेंगे, ठीक है। तो इनको बस ध्यान में रखना। आखिर इससे एग्जाम में आपको क्या आ सकता है, इस चैप्टर से बोर्ड की बात करें, मतलब 11th के एग्जाम की बात करें तो उसमें आप लोगों को डाइपोल का डेरिवेशन आ सकता है, जो अगले लेक्चर में अच्छे से कराऊंगा मैं। कूलम्स लॉ पे क्वेश्चन आ सकते हैं और फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको आ सकता है। ये 3 ही इसमें से हॉट टॉपिक्स हैं जो आप लोगों को एग्जाम में आ सकते हैं। बाकी न्यूमेरिकल वगैरह भी अगर आएंगे तो कूलम्स लॉ से ही आएंगे, मैंने आपको बोल दिया, ठीक है। और बाकी यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे क्वेश्चंस आ सके। बाकी गॉस लॉ का स्टेटमेंट ये सब तो छोटी मोटी चीज़ है, यहाँ से तो आना ही है, ठीक है। चलिए, तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डाइपोल्स, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।